चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे का डायग्राम। तो आज का जो सेक्शन जो है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, एनसीईआरटी में देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ ब्लॉक डायग्राम है, उसका एक्सप्लेनेशन है, मगर इतना जो सब आप देख रहे हैं डायग्राम जो इतना इन डिटेलिंग है स्टेट बोर्ड में है ना। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बेसिक प्रिंसिपल पे हमको ध्यान रखना है ना, और आपके स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अच्छे से हमको देखना है। ठीक है, सबसे पहले रेफ्रिजरेटर क्या है। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा हीट इंजन है जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। बोले समझा नहीं कैसे। अच्छा एक बात बता कि अगर मान लो मेरे पास एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, दोनों को मैं कांटेक्ट में लाता हूँ। ध्यान दे सब लोग इधर, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी, दोनों को मैं कांटेक्ट में लाता हूँ। तो आपका क्या होगा सिचुएशन, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। गर्म बॉडी जो है थोड़ी सी ठंडी होगी और ठंडी बॉडी जो है थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। क्या अपने आप ऐसा हो सकता है क्या कि हीट ठंडी बॉडी में से गर्म बॉडी में जाए और जो ऑलरेडी ठंडी थी बॉडी वो और ज़्यादा ठंडी हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, अपने आप तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मगर किसी मशीन की मदद से, कि एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से ये पॉसिबल है। अब यही चीज़ आपको की जाती है आपके कहा जाएगा रेफ्रिजरेटर में। अगर आपको याद होगा, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम याद दिला दूँ, देखो आपका सबसे पहले हीट इंजन में यहाँ पर हॉट रिजर्वायर था, फिर वो हॉट रिजर्वायर कनेक्टेड था आपका वर्किंग सब्सटेंस से, है ना। वर्किंग से क्या होता था, हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती थी, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट होती थी, सोर्स, इसको सोर्स भी कहा जाता था हॉट रिजर्वायर को। और फिर बाद में क्या होता था, वर्किंग सब्सटेंस वर्क करता था और बचा कुचा हीट जो है वो कहाँ जाता था बेटा, कोल्ड रिजर्वायर में, जिसको आप क्या कहते थे बेटा, सिंक। तो ये आपका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था किसका, हीट इंजन का, कि आप हीट लेंगे कहाँ से, सोर्स से या हॉट रिजर्वायर से, वर्क करेंगे, है ना, बचा कुचा माल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, सिंक में चला जाएगा। अगर मैं बोलूँगा टेम्परेचर किसका हाई रहता है, तो बोले हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हाई रहता है और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर लो होता है। अब यही साइकिल को पूरा रिवर्स कर डालो, पूरा का पूरा रिवर्स, यानी सारे एरोज, जो पहले जो एरोज ऐसा हुआ करते थे सबको रिवर्स कर दो। अब क्या होगा, देखो ये देखो, अब सब एरो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क कर रहे हैं आप। पिछली बार क्या था, वर्किंग सब्सटेंस वर्क कर रहा था, है ना, वर्क वॉज डन बाय द सिस्टम। अब आप क्या हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वो क्या कर रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कहां से, सिंक से। सिंक क्या है, ऑलरेडी ठंडी जगह है ना, हॉट रिजर्वायर के मुकाबले। तो वो क्या कर रहा है, सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और कहां भेज रहा है वो, सोर्स में, यानी जो ऑलरेडी गर्म जगह है। ऐसा ही होता है यहाँ पे। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, ये कमरा है और बाहर है, मान लो दोपहर का वक्त है, तुमको क्या लगता है ज़्यादा गर्म कौन सी चीज़ होगी, बाहर का जो धूप से जो भरा हुआ बाहर का मैदान है या कमरा? ज़्यादा गर्म कौन सा होगा, जो बाहर है, जो डायरेक्ट धूप के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं। तो मैं मानूंगा ये कमरे को क्या मान लूँगा, सिंक, और बाहर वाला क्या मान के चलूँगा, सोर्स। अब अपने एसी लगाए, वो क्या कर रहा है, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना। आपको वर्क करना पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी कि अपने आप हो जा रहा है काम, नहीं, बाकायदा आपको बिजली का बिल भी देना पड़ रहा है उसका। तो भैया अब आप वो क्या कर रही है, मशीन ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है और कहाँ रिजेक्ट करी, फेंक रही है हीट बाहर, जो ऑलरेडी गर्म था, है कि नहीं। तुम देखो अगर कंप्रेसर जो है, उसका जो पंखा लगा रहता, उसके सामने खड़े रह गए थे वो गर्मी के मौसम में, है ना, डायरेक्ट तंदूरी बन जाता उसके अंदर। तो भैया अब यहाँ हम लोग ने क्या देखा बेटा कि एक्चुअल रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कि बस वो एक क्या है, हीट इंजन है ना, जो वर्क करता है रिवर्स डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या, इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द कोल्ड रीजन, मतलब गर्म जो ठंडा रीजन है वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा यानी सिंक में से, और उसको कहाँ रिजेक्ट करेगा, हॉट रीजन में यानी कि सोर्स में। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो इसका दो तरह से वर्किंग बताया गया, एक शॉर्ट में और लॉन्ग में। शॉर्ट में बोले तो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन थोड़ा मोटा मोटी बता दिया उसने। बोले यहाँ पर जो आपका जो मेन जो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, मेन ये डिपेंड करता है फेस चेंज में। क्या पे डिपेंड करता है बेटा, फेस चेंज में। बोले फेस चेंज कैसा, हमारे पास एक ट्यूब होता है, देखो इसमें क्या है, एकदम बेसिक लेवल पे बताया हुआ है, और इसमें जो है यहाँ पर एकदम इन डिटेल बताया गया। उस ट्यूब में एक आपका रेफ्रिजरेंट रहता है, जनरली कौन सा रेफ्रिजरेंट होता है,
फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। जनरली हमारे स्कूल के टाइम पे हम लोग ने पढ़ा था नाइट्रोजन गैस, है ना, और बोलते भी है कई बार कि नाइट्रोजन गैस है, काफ़ी ठंडी गैस होती है, वो भरा रहता है। बट फिलहाल जो हमारी किताब में रखा हुआ लिखा हुआ है हम वो यूज़ करेंगे। तो इस ट्यूब में एक रेफ्रिजरेंट यानी एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग कहेंगे फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म होता है, वो जो अगले इसमें आएगा डायग्राम में, यहाँ कुछ मैकेनिज्म होता है जो फेस चेंज करता है। बोले फेस चेंज कैसा? कभी वो फ्लूइड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो कभी वो फ्लूइड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक रीजन जो है हॉट रीजन है और ये एक रीजन जो है कोल्ड रीजन है। तो जब वो आपका फ्लूइड जैसे ही हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में एंटर होता है ना, आप क्या करते हैं कि एक्सपांशन वॉल्व की मदद से, जो कि आप अगले इसमें देखेंगे कि भाई उसको एक मैकेनिज्म की मदद से बोलना ज़रूर सही रहेगा मेरा, आप क्या करते हैं इसको इवेपोरेट करते हैं, वेपोराइज करते हैं। जो ऑलरेडी फ्लूइड था वो क्या करेंगे? वेपोराइज करेंगे, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एक्सपांड करके। अब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एक्सपांड करके। ये कैसा होता है मैकेनिज्म? आपने देखा होगा स्प्रे बॉटल को, स्प्रे, है ना, फॉग का छोड़ दो, है ना, गैस नो गैस वो सब अलग अलग चलते रहता। अगर जनरल आप डीओ स्प्रे की बॉटल लेंगे तो आप क्या देखते बेटा? अंदर जो है लिक्विड के फॉर्म में भरा रहता है कि नहीं? और तुमने नोटिस किया वो एकदम कंप्रेस्ड रहता, दबा के भरा रहता है एकदम उसके अंदर। वो अक्सर लिखा जाता कि भैया इसको बिल्कुल आग के पास भी ना लेकर जाए क्योंकि इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड है, ऊपर से अल्कोहल, उसके अंदर अल्कोहल रहता है ना, मालूम। तो भैया अगर तुम उसको आग के पास ले जाएंगे तो बहुत बुरा भड़का हो जाएगा उसके अंदर। तुम जैसे ही मान लो वो बटन को दबाते ऊपर वाले, क्या होता है कि थोड़ा सा जगह खुल जाती है और जो अंदर कंप्रेस्ड एयर जो थी, जो कंप्रेस्ड फॉर्म में जो भरा हुआ था आपका जो लिक्विड, वो तेज़ी से बाहर निकलता है ना। अब वो तेज़ी से बाहर निकलता है तो उसी मॉलिक्यूल्स को फैलने के लिए जगह जगह मिल रही, तो वो लिक्विड फॉर्म से क्या में कन्वर्ट हो जाता है? फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? और जैसे कि आपको याद होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। बोले क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था? देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग ने क्या देखा था? पीवी डायग्राम, या मैं ये देखा था, या फिर चलो पीवी डायग्राम हम लोग ये कहेंगे कि आपको याद होगा कि जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो आपका प्रेशर लगातार बढ़ते चला जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जब सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और जब हीट एक्सट्रैक्ट करते, रिजेक्ट करते तो क्या होता? प्रेशर कम होता चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही मैं एग्जैक्ट वो नहीं बोल पाऊंगा, मगर कुछ ऐसा ही यहाँ होता है कि जैसे ही यहाँ पर ये गैस एक्सपांड होती है कि नहीं, ये जो पहले एकदम दबा के कंप्रेस करके भरी हुई थी यहाँ पर, उसको फैलने के जगह जगह मिल जाती है। मान लो एग्जांपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में समझाता हूँ कि मान लो कि यहाँ पर जो आपके फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स थे, शुरू में यहाँ 0 थे और यहाँ पर कम से कम 100 मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल के तौर पे 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ भर के रखे थे आपने। जैसे ही आपने बटन दबाए, क्या हुआ? उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स आज़ाद हो गए। अब 10 मॉलिक्यूल्स आज़ाद हो गए तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? अब 10 मॉलिक्यूल आज़ाद हो गए, उनको खेलने के लिए जगह जगह यहाँ पे, मगर अभी भी अंदर कितने कैद है? 90 कैद है कि नहीं? फिर होगा क्या बेटा? यहाँ पर से वो एकदम खाली जगह, एकदम कुछ भी नहीं, एकदम आज़ादी से घूमेंगे फिरेंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। अब प्रेशर कैसा रहेगा यहाँ पर? फिर इस रीजन में कम रहेगा। तो प्रेशर कम रहने की वजह से क्या रहेगा बेटा? टेम्परेचर कम रहेगा। अब फिर क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस लौट के इधर आएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स। अब 10 मॉलिक्यूल, ये ऑलरेडी जगह कम है, 90 है मॉलिक्यूल्स यहाँ भरे पड़े हैं, यहाँ ऑलरेडी जगह कम है। तो ये आपको जगह में डालने के लिए आपको ये क्या करेगा? यहाँ पर एक डिवाइस रहेगा कंप्रेसर नाम का, वो क्या करेगा? उसको दबा के अच्छे से यहाँ वापस भर देगा। अब जब दबा के भरेगा, पहली जगह कम है, गैसियस फॉर्म में तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स करीब करीब रहते, तो वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने पर क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो ऑलरेडी जगह भरी हुई थी तुम उसको वहाँ पर देंगे। तो जब तुम यहाँ से डालेंगे कंप्रेस मॉलिक्यूल, थोड़ा सा 10 मॉलिक्यूल वो यहाँ से भी छोड़ेगा, तो ये साइकिल चलता रहता है ना। ये 10 मॉलिक्यूल कंप्रेस करके 10 से छोड़ेगा, 10 मॉलिक्यूल वो यहाँ से ऐसा छोड़ेगा। तो अब उसकी वजह से क्या है? ये ऑलरेडी लगातार कैसी जगह है? कंप्रेस्ड है। यहाँ का प्रेशर कैसा रहेगा? हमेशा हाई रहेगा। और इस रीजन का प्रेशर हमेशा कैसा रहेगा बेटा? लो रहेगा। अब प्रेशर हाई होने की वजह से इस रीजन का टेम्परेचर हाई रहेगा और इस रीजन का टेम्परेचर लो रहेगा। ये कौन से रीजन में है? कोल्ड रिजर्वायर में, और ये कहाँ है? हॉट रिजर्वायर में। अब जब ये ठंडा है तो ये क्या करेगा? ठंडी चीज़ क्या करती है? आजू बाजू के पास से हीट एक्सट्रैक्ट करती है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, मान लो कि यहाँ गर्म है, मैं थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा था, आपने एसी चालू की, तो क्या हुआ कि उसके अंदर जो ट्यूब्स है वो क्या कर रहे हैं कि भैया यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
अपनी बॉडी की हीट, अपने रूम के टेम्परेचर की, दीवारों की हीट को वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा उनका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, मगर इनके मुकाबले वो प्रेशर कैसा रहता है, अभी भी कम ही होता है। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, ये घूम फिर के वापस आते हैं, और ये कंप्रेसर क्या करता है, और ज़्यादा उसको प्रेशर को बढ़ा के वापस ढकेल देता है इधर, है ना। तो देखो ये क्या हुआ कि ये ऑलरेडी जब आया था ठंडी गैस थी एकदम, उसने बाजू से हीट एब्जॉर्ब करी, क्योंकि ठंडी गैस क्यों थी, क्योंकि इसका प्रेशर कम था, उसने हीट एब्जॉर्ब करके क्या करी, हॉट रीजन में ढकेली, है ना। तो ये इस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल चलते रहता है। वही चीज़ को इन डिटेल ये यहाँ पर बताया गया आपको, वही है जैसे ये कॉइल को सिर्फ इतना बताया गया था, और ये पूरा इन डिटेल इस तरह से बताया गया। आपने फ्रिज के पीछे भी देखा होगा, है ना, उसके पीछे कुछ इस तरह के कॉइल्स बने रहते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर के रहते हैं जनरली, है ना। इसी तरह कंप्रेसर में भी कॉइल्स बने रहते हैं। अगर आप मान लो कंप्रेसर जो एसी का बाहर खोल कर देखेंगे तो एक पंखा लगा रहता है यहाँ पे, है ना, और ये वैसी कॉइल जैसे आपको डिज़ाइन में नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही कॉइल आपको वहाँ पर भी नजर आएंगे, है ना। कुछ इसी तरह के कॉइल अंदर भी है इसके, यहाँ पर भी इसके अंदर है, और इसके आगे भी एक पंखा लगा हुआ है, एक एग्जॉस्ट फैन जो है हल्का सा रखा हुआ है, जो लगातार यहाँ से हवा खींच रहा है यहाँ की, है ना, और इसको पास कर रहा है वो। अब देखो कैसा इसका वो पूरा वापस जो है वह सेम फिर से बता रहा हूँ मैं, कि देखो ये पूरा फ्लूइड है ना, क्या है वो, फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। आप देखते हैं यहाँ एक्सपांशन वॉल्व, इस कॉइल का नाम दिया गया इवेपोरेटर कॉइल, इस कॉइल का नाम क्या दिया, कंडेंसर कॉइल। इन कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है, आपका रेफ्रिजरेंट, जो कि क्या है, फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ये समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्सपांशन वॉल्व। ये देखो यहाँ पर एक कोई तो भी गैस भरी हुई है, मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं की, ये पहली बार नया रेफ्रिजरेटर आपने लेकर आया है, नया फ्रिज घर पे लेकर आया है, आज तक उसे कभी चालू नहीं किया, आज तक कभी चालू नहीं किया। यहाँ ये वाले पाइप में कोई भी गैस नहीं रहेगी, ये वाले पाइप में कोई भी गैस नहीं रहेगी, इधर ध्यान दे बेटा। और ये वाले पाइप में वो जो भी आपका है रेफ्रिजरेंट दबा के एकदम कंप्रेस करके भरा रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही आप यहाँ पर चालू करेंगे बटन, तो सबसे पहले सिग्नल किसको जाएगा, रेफ्रिजरेंट वॉल्व को। रेफ्रिजरेंट वॉल्व दबा ऑन हो जाएगा, और ये क्या करेगा, बिल्कुल जैसे स्प्रे के फॉर्म में वर्क करता है, तो ये हल्का सा यहाँ पर कुछ गैस के थोड़े से मॉलिक्यूल्स को छोड़ेगा, है ना। अब थोड़े से मॉलिक्यूल्स को छोड़ेगा, तो थोड़े से मॉलिक्यूल्स को छोड़ेगा मतलब 10% 20% मॉलिक्यूल्स को छोड़ेगा। वो देखेंगे 10% 20% मॉलिक्यूल, ये देखेंगे अरे हम तो इतनी दबा के भरे पड़े थे यहाँ तो जगह जगह है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्यूब में वो चारों तरफ फैलेंगे। अब जब ये ट्यूब में वो चारों तरफ फैल जाएंगे, जगह जगह है, तो भैया यहाँ पर प्रेशर अभी भी कैसा रहेगा, लो रहेगा। अब लो प्रेशर होने के वजह से टेम्परेचर यहाँ का वो भी कैसा रहेगा बेटा, लो रहेगा। अब वो क्या करेगा कि आप जो भी आपका सिंक मतलब क्या बोलते हैं फ्रिज का जो आपका कंपार्टमेंट है, वहाँ जो भी सामान आपने रखा है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक हीट है। जैसे हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं रूम टेम्परेचर में, हमारे अंदर भी अभी भी क्या है, हीट है। तो ये क्या करेगा, उन सामान में से, सब चीज़ों में से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हल्का सा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जैसे 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 ये नीचे आएगा तो उसका लालपन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, मतलब समझ लो कि उसका हल्का हल्का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ये इतना अभी भी मतलब इसको बोला जा रहा है कि लो प्रेशर रीजन, इसलिए कहा जा रहा है कि इसके मुकाबले ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो लो प्रेशर पे ही है। अब हुआ क्या, मान लो इस चीज़ को लेकर कि अब आपने क्या देखे, यहाँ कौन आ गया, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा उन मॉलिक्यूल्स को। अब जब कंप्रेसर उन मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा तो वो गैसियस फॉर्म में से कन्वर्ट होकर वो कहाँ पर आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, जो हाई प्रेशर रीजन में आ गया। हाई प्रेशर मीन्स हाई टेम्परेचर। अब वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि ये जो टेम्परेचर का मान लो, इसका टेम्परेचर का मान लो थीटा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा 0 है, तो इसका टेम्परेचर थीटा जो है ग्रेटर देन थीटा 0 होता है ना, कंपैरेटिवली सराउंडिंग के 0 ही होता है। जैसे अगर मैं मान लो गर्मी के मौसम में धूप के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पर बाहर खड़े रहकर देखता हूँ कि मुझे ऑफकोर्स धूप के चटके बैठेंगे, मगर मैं कंप्रेसर के सामने खड़े हो गया तो भैया मुझे डबल चटके बैठेंगे। क्यों मालूम क्या भैया, क्यों, क्या कर रहा कि ये कंप्रेसर क्या कर रहा है, हीट आपके एक्सट्रैक्ट करके फेंक रहा है, और जो कंप्रेसर की हीट रहेगी, है ना, वो मैकेनिज्म ऐसा रहता कि कंप्रेसर की हीट ऐसी रहती है कि उसका जो टेम्परेचर होता है, वहाँ से जो कंप्रेसर की जो गैस निकल उसका जो टेम्परेचर होता है, तो वो आपके सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तभी तो वो लॉस कर पाएगा ना। तो ठीक है, इस तरह से फिर वापस ये आया एक्सपांशन वॉल में, साइकिल वापस से रिपीट होने चालू हो गई, है ना। फिर से वो क्या करेगा कि भाई चलो कुछ मॉलिक्यूल्स चले गए, इसने फिर से जैसे ही यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स पहुँचे तो भाई वापस से इसने क्या करा, कुछ मॉलिक्यूल्स को भेजा इन द एक्सपांड करा उसने, फिर से ये लो प्रेशर रीजन में चले गए, फिर से ये ठंडा हो गया, फिर से इसने हीट एक्सट्रैक्ट किया, और ये साइकिल लगातार चल रही है बेटा,
अभी भी ये चीज़ चालू है, ये सिचुएशन अभी सिस्टम अभी यहाँ पर चालू है। आया समझ में? सिर्फ इतना होता है कि एसी में फ्रिज में इतना फ़र्क होता है कि मेन मैकेनिज्म में, कि यहाँ पर एसी में पंखा लगा रहता है, अपने फ्रिज के अंदर ऐसा पंखा वंखा नहीं लगा रहता है ना। अच्छा देखो, अगर तुम इसको उल्टे डायरेक्शन में देखोगे, मान लो ये वाला सिचुएशन तुमने अंदर लगा दिया कमरे के और ये वाला हिस्सा बाहर निकाल दिया, लगा दिया, तो अब क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हीट पंप। अरे हीटर होता है ना, अब अपने आप में हीटर की आदत नहीं है अपन के, अपना टेम्परेचर जाता है कितना कोला में लो, है कि नहीं? बहुत हो गया 8-10 डिग्री सेल्सियस जाता, उसमें अपन कांपने लग जाते हैं। अब तुम सोचो कश्मीर में रहने वाला बंदा है ना, आप सोचो भाई वो जो नॉर्दर्न रीजन में कनाडा वनाडा में रहने वाले बंदे है ना, आप उस साइड में जाएंगे तो अलास्का का अगर जाओगे तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन, भाई बर्फ़ बन जाता वहाँ तो पानी सीधा। तो अब वहाँ पर लगातार गर्मी की ज़रूरत है। अब वो लोग एसी थोड़ी लगाएंगे वहाँ पर, है ना, उनको क्या लगेगा? अब वहाँ पर गर्मी की ज़रूरत है, तो ये क्या करते, यही सिस्टम को, यही मैकेनिज्म को लगाते मगर उल्टे डायरेक्शन में। मतलब ये हिस्सा कहाँ रहेगा? कमरे के अंदर, और ये हिस्सा रहेगा बाहर। तो वो जो हीट थी अब हमको वो मिलती रहेगी। तो यही प्रिंसिपल है आपका, वर्किंग प्रिंसिपल है किसका बेटा? हीट पंप का। तो हीट पंप मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ गए होंगे, बस इसी चीज़ को उसमें लिखा हुआ इतना ही है कि आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में लगा देते हैं। अब ये रीजन आपके कहा जाएगा कि कोल्ड रिजर्वायर में आ जाता है, और ये वाला रीजन जो है हॉट रिजर्वायर में चला जाता है। आया समझ में आपको ये? अब चलो ठीक है, अपना है कि अब अपने को क्या है, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर देखना है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर with the help of flow chart। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो बहुत आसान सा है ये, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा वही है। मान लो सबसे पहले ये आपके पास हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर। ये है आपका कोल्ड रिजर्वायर, बीच में है, या फिर चलो ठीक है बाद में बनाते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है हॉट रिजर्वायर से, सॉरी कोल्ड रिजर्वायर से। तो देखो भैया, कोल्ड रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है QH, किस तरह से वर्क करके सिस्टम पे, और वो रिजेक्ट की जा रही है आपके हॉट रिजर्वायर को। जैसे कि मैंने कहा था कि फ्लो चार्ट में क्या मायने रखता है, ये ट्यूब जो आप बना रहे हैं इसका विड्थ मायने रखता है। अगर ट्यूब का विड्थ ज़्यादा है मतलब ज़्यादा हीट वहाँ पर है, और जहाँ ट्यूब का विड्थ कम है वहाँ पर हीट या एनर्जी कैसी है बेटा, कम है। तो मैं यहाँ देखूँगा यहाँ से कुछ एनर्जी आपने एक्सट्रैक्ट की, आपने वर्क भी किया, और फिर पूरा का पूरा वो क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ QH, सॉरी ये QC होना चाहिए नॉट QH, कोल्ड रिजर्वायर से जा रही हीट। तो ये ही QC जो है हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, और QH क्या है बेटा, हीट रिजेक्टेड टू द हॉट रिजर्वायर, और ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ कोई ना कोई एक वर्किंग सब्सटेंस है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है कोल्ड रिजर्वायर से, और कहाँ फेंकी जा रही है, हॉट रिजर्वायर में, है ना। ऐसा होना चाहिए डायग्रामेटिकली कि इसकी जो चौड़ाई है इसकी जो चौड़ाई है, अगर मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो होना ये चाहिए कि ये कितना होना चाहिए फिर 10 सेंटीमीटर। तो जब आप अब इतना गिन के मत बनाना, मगर ऐसा नज़र में आ जाए कि इसकी चौड़ाई, जैसे कि ये थोड़ा सा मुझे चौड़ा नज़र आ रहा अभी, तो जब आप बनाएंगे डायग्राम स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में जब आप बनाएंगे, तो भाई इस बात का ध्यान रखना कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए, और इन दोनों का जो विड्थ है इसके मुकाबले क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सिर्फ इतना ध्यान में रखना। NCERT में ब्लॉक डायग्राम दिया है, यही चीज़ को वैसे ही दिया हुआ है जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको ये वाला जो बताया, ये ऐसा दिया है NCERT में। ज़्यादा झंझट पाले नहीं उन्होंने, बस इतना बोल दिया कि भैया यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है हॉट रिजर्वायर में, इसको सेंड करते, बस बात काम खत्म वहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया। अच्छा एक बात बताओ,
अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर मान लो मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से सोचो, सबसे अच्छा एसी कौन सा रहेगा? सबसे अच्छा एसी कौन सा रहेगा? मैं कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा, है ना। आपके मुताबिक अगर आप एसी लेना जाएंगे तो आप क्या चीज़ देखेंगे इसके अंदर? सबसे पहले तो मैं जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करे और कम से कम बिजली के बिल में, है ना। अब कम बिजली का बिल कब आएगा? जब ये कम वर्क करेगा। अगर ज़्यादा वर्क करेगा तो ज़्यादा चार्ज करेगा इलेक्ट्रिक बिल, अगर ये कम वर्क करेगा तो कम चार्ज करेगा। अच्छा, ज़्यादा ठंडा कैसे हो सकता रूम? अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करे। तो एक बात याद रखना कि हमको अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए रेफ्रिजरेटर का, हमें रेफ्रिजरेटर का, एसी का अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? हीट एक्सट्रैक्शन। और कम से कम क्या चाहिए? वर्क डन। तो अब अगर मैं यही बात को लिखूं कि भैया देखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको कैपिटल के से, कहीं कहीं बीटा से, कहीं कहीं अल्फा से इंडिकेट किया जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये क्या बताता है कि भैया आपने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट किए हैं कम से कम वर्क में। आपने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट किए हैं कम से कम वर्क में, है ना। अगर QC ज़्यादा, W कम, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा। अरे परफॉर्मेंस क्या होता है वही देखते हैं ना, पर कितना अच्छे से काम कर रहा है चीज़। आप परफॉर्मेंस अच्छा चाहते तो क्या चाहेंगे? इसलिए QC ज़्यादा से ज़्यादा और वर्क कम से कम। अच्छा ठीक है, चलो अगर मैं फ्लो चार्ट को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ बेटा? यहाँ से हीट जा रही है, यहाँ से वर्क हो रहा है, दोनों भी एनर्जी के फॉर्म है, और बाद में यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ इससे ये कह सकता हूँ कि QH इज इक्वल्स टू W प्लस QC। अगेन आप देख रहे हैं, अगर मैं लगातार यहाँ पर क्या लगाते जा रहा हूँ? मॉड, है ना, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना मैं। मतलब जो ये पॉजिटिव निगेटिव साइन का आता है एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन की वजह से, वो इग्नोर करना है अपने को, सिर्फ मैग्नीट्यूड में खेलना है। तो मैंने बोला कि देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मैं ये जानता हूँ कि भैया देखो QH इज इक्वल्स टू W प्लस QC। तो अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर W इज इक्वल्स टू QH माइनस QC। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू QC अपॉन QH माइनस QC। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला सामने नजर आ रहा है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, लिख लो। कभी कभार हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछता है दो चीज़ें देकर, एक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में फ़र्क होता है। जैसा QH और QC क्या है, ये सिर्फ फ्लो ऑफ हीट है। अगर मैं उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएंगे फिर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। याद है ना, हीट करंट भी बोलते हैं इसको अपन। तो अगर सपोज करो ये, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैं इसे टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैंने इसके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मान लो उसको मैं कैपिटल H से इंडिकेट कर रहा हूँ, और ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि ये मशीन 1 सेकंड में कितना काम कर रही है?
है ना, तो वो क्या हो जाता है पावर। तो अब मैं कहूँगा फिर ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, H/P, है ना, जहाँ पर H स्टैंड फॉर QC/T दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और P स्टैंड फॉर पावर दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। आई बात समझ में, ये भी लिख लेना। बोर्ड के हिसाब से थ्योरी बहुत बड़ी है इसकी, है ना, लर्न करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है बोर्ड में। नोट्स में देख थ्योरी कितनी बड़ी है इसकी। अब पूरा वो बोर्ड टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में है उसकी थ्योरी, तो तुम एग्जैक्ट ये लिखना, डाइजेस्ट फाइजेस्ट यूज़ मत करो। सबसे अच्छा एग्जामिनर की लिए रहता है टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज। उनको जो दिया जाता है ना, क्या बोलते हैं, चेक करने के लिए पेपर, आंसर शीट जो आंसर की देते हैं वो, तो वो टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में ही रहती है, उसी को बस एक्सट्रैक्ट करके वो देते हैं। मैंने उस बात का ख्याल रखा कि जो पार्ट जो बोर्ड से रिलेटेड है, जैसे कि ये पार्ट सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड है, NCERT में इतना डिटेल में नहीं है, तो उसको टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में डाला मैंने, उसी को पॉइंट वाइज बनाकर आपको दे दिया। चलिए हुआ बेटा आपका, ये तो हो ही गया होगा डायग्राम। जिसका हो गया वो पहला न्यूमेरिकल लिखें, हो सके तो सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दीजिए। In a refrigerator, in one cycle, the external work done on the working substance is 20% of the energy extracted from cold reservoir. Find the coefficient of performance of refrigerator. Find the coefficient of performance of refrigerator. तो देखो क्या दिया है, एक रेफ्रिजरेटर में जस्ट सिंगल साइकिल में आपने क्या देखा कि आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है, या वर्किंग सब्सटेंस पे जो वर्क हो रहा है वो 20% ऑफ द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर है। मैं बोलूँगा ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस पे जो वर्क होता है वो कितना होता है, बोले W। आप जो कोल्ड रिजर्वायर से जो हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कितना होता है, तो बोले QC। तो मैं इसको लिखूंगा 20% ऑफ QC।
लगा दो बेटा, 20% ऑफ QC। अब therefore W इज इक्वल्स टू 20/100 टाइम्स ऑफ QC, और वर्क डन इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.2 टाइम्स ऑफ QC। चलो ठीक है, मुझसे क्या पूछा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो K इज इक्वल्स टू हमारा वो क्या होता है, QC अपॉन वर्क डन होता है कि QC तो जस्ट QC है, उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। वर्क डन ये आपका कितना है, 0.2 टाइम्स ऑफ QC, 0.2 टाइम्स ऑफ QC। अब ये कैंसल हुआ, 1/0.2। अब 0.2 किसको बोलते हैं अपन, 1/5 को 0.2 बोलते हैं ना, 1/5 0.2 होता है। तो 0.2 की जगह क्या लिख सकते हो तुम, 1/5, तो 5 चला जाएगा ऊपर, या फिर इसको एक काम करो, इसको डेसिमल को एक एक डिजिट आगे करो, है ना, यहाँ है ना डेसिमल, एक डिजिट आगे करो, 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा फिर 5, K इक्वल्स टू 5। ये जनरली जो हमारे घरों में लगे रहते हैं ना रेफ्रिजरेटर्स, ये उसकी वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, 5। लिख लो बेटा, मैं डायग्राम को, फॉर्मूले को ऐसे ही बरकरार रखता हूँ ताकि इसको देखकर आप इजीली समझ पाए क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन उसी जगह लिखूंगा मैं, मिटा मिटा के। क्वेश्चन तो आपके पास है, मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, नोट्स में भी है और आपने लिख भी लिया होगा। और ऐदी चाले मत किया करो, मुझे मालूम है कई लोग ऐदी चाले कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के डायरेक्ट लिखते होंगे, नुकसान आप ही का होगा बाद में, है ना। जब रिवाइज करने का वक्त आएगा तो बोलेंगे यार नोट्स किधर, ये किधर, नोट्स किधर रखो, फिर लिखो, यार लिख लिया करो क्वेश्चन। आगे, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रूम एयर कंडीशनर is 3 if the rate of doing work is 2 kilowatt, comma, find the heat current. If the rate of doing work is 2 kilowatt, find the heat current. तो अब अगले इसमें हमको क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया बेटा, और वो कितना दिया गया है 3। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम आपको दिया गया है, दैट इज हाउ मच 2 किलोवाट, जिसको आप पावर भी कह सकते, जिसको आप पावर भी कह सकते। और उसने हीट करंट है ना, यानी कि QC कोल्ड रिजर्वायर से कि हॉट रिजर्वायर देता हूँ, वही होगा हॉट रिजर्व कोल्ड रिजर्वायर से, QC/T आपसे पूछा गया कि भैया वर्क आप इतना इतना करेंगे और कितना हीट करंट यहाँ से जनरेट होगा, पर यूनिट टाइम कितनी हीट बाहर निकलेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, QC/W, और अगर मैंने इसको टाइम से डिवाइड कर डाला तो ये हो जाएगा आपका हीट करंट और ये पावर, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क।
अच्छा ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद आपको h निकालना था, इसको उधर भेजो। देखो h इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई बाय आपका पावर या रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना बेटा 3 है, और ये कितना बेटा 2 किलो वैट। तो हीट करंट कितना हो जाएगा बेटा 6 किलो वैट। वेरी सिंपल, हीट करंट कितना हो जाएगा आपके पास 6 किलो वैट। लिख लीजिए। वो बार बार बोलने मत लगाया करो यार, नहीं तो आयश मत करो। चलिए अगला क्वेश्चन। A refrigerator whose coefficient of performance capital K is 4 extracts heat from the cooling compartment of 400 joule per cycle। अब इसके बाद क्या पूछा गया इसमें, दो चीज़ें इसमें आई है। ये हो गया ना सॉल्यूशन लिखना सभी का। तो सबसे पहली चीज जो आपको निकालना है, हाउ मच वर्क पर साइकिल is required to operate refrigerator cycle। और दूसरा चीज क्या पूछा गया आपसे, हाउ मच हीट per cycle is discharged to the room which acts as the high temperature reservoir, which act as high temperature reservoir। चलिए ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई, बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई कुछ खास बहुत बड़ा नहीं पूछा गया है। चलो करो तो, एक बार ट्राई करो तो आप देखते हैं कर पाते क्या आप। पहला यस करेक्ट 100, वेरी गुड। आगे तो पहली चीज़ तो बड़ी आसान है, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप।
आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया है Ke-4 और कोल्ड रिजर्वायर से जो हीट एक्सट्रैक्ट की है QC की वैल्यू वो दिया हुआ है 400 जूल। तो पहले गिवन लिख देता हूँ मैं, K = 4, QC की वैल्यू है आपका 400 जूल, ठीक है। और आपसे पहले क्या पूछा हुआ है, वर्क, और दूसरे उसमें पूछा है कि हॉट रिजर्वायर में कितनी हीट रिजेक्ट होगी। तो सबसे पहला आप जो चीज़ निकालने जा रहे हैं, आप जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है QC अपॉन वर्क डन। अब QC कितना है आपका, 4 है और ये 400 है अपॉन वर्क, तो ये कैंसिल होकर 100 हो जाएगा। देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 100 जूल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन, उसने आपसे और क्या चीज़ पूछ लिया है, हीट डिस्चार्ज टू द रूम विच एक्ट्स एज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। मतलब नहीं, फिर से देखो, तुम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यों ऐड कर रहे हो, वर्क को ऐड करो कोल्ड रिजर्वायर की हीट के साथ। अरे देखो ना, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला देखो ना, ये QH पूछा ना उसने, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट हुई, यहाँ से ये एनर्जी ऐड होकर ये एनर्जी बनी ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर सिंपली सिंस QH इज इक्वल्स टू W प्लस QC, QH इज इक्वल्स टू W प्लस QC, है कि। अच्छा, वर्क डन कितना है बेटा अपना फिर, तो बोले वर्क आपका 100 है, 100 जूल्स, और हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर कितना है, 400 जूल्स। तो कितना हो जाएगा फिर बेटा, 500 जूल्स। ऐसा समझ, दैट्स द आंसर। लिख लो। हुआ बेटा, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको हिंट देता हूँ, तुम आगे बढ़ो। जो आपको आपने क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता इन द टर्म्स ऑफ Q1 माइनस QC अपॉन QH, है ना, 1 माइनस QC अपॉन QH, यही है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का इन टर्म्स ऑफ Q क्या है, QC अपॉन QH माइनस QC। बस इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा खेल करना पड़ेगा आपका अलजेब्रिक, और आ जाएगा आंसर। ट्राई करो ट्राई। ये पूछ सकता है, अभी तक नीट में पूछा नहीं, बहुत टाइम हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हो गया ये? Find the relation between efficiency eta of Carnot engine। अरे कार्नोट वर्ड आ गया क्या, ठीक है जान दो। कार्नोट, एक काम करो, ये कार्नोट हटा के हीट इंजन कर दो, क्योंकि कार्नोट इंजन हुआ नहीं अभी तुम्हारा। हीट इंजन एंड
हालांकि उसका भी सेम आता है, बस उसमें टेम्परेचर लेना पड़ता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ऑफ रेफ्रिजरेटर। कार्नोट इंजन आएगा आपको बाद में, और उसका भी मतलब सेम ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। आया कैलकुलेशन? ट्राई करो। सबसे पहले तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लो। बोलो। नहीं रे, बिल्कुल नहीं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन? मैं लिख सकता हूं ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस QC अपॉन QH। 1 माइनस QC अपॉन QH, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। चलो ठीक है भाई, मैं इसको ध्यान में रखूंगा। इक्वेशन नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज K इक्वल्स टू, क्या है वो आपका मैग्नीट्यूड में QC अपॉन QH माइनस QC, है ना? सही है ना? ओके। अब अपने को देखो एक बात समझ में आ रहा है, अपने को ईटा के फॉर्मूले में K चाहिए। ईटा के फॉर्मूले में K चाहिए, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे K का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें QC और QH आता हो, QC अपॉन QH आता हो। ये कैसे पॉसिबल है? देखो आपके डिनोमिनेटर में 2 है टर्म्स, न्यूमरेटर में एक ही टर्म है। क्या आप इसको अभी सेपरेट कर सकते हैं क्या? अरे भैया मुझे एक बात बता, a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, a अपॉन बी प्लस सी। क्या मैं उसको ऐसा सेपरेट कर सकता क्या? अरे मैथमेटिकली सही है कि ये मालूम ही नहीं तुम लोगों को? अस्तगफिरुल्लाह, अरे बिल्कुल गलत होता। नीचे वाला डिनोमिनेटर को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूमरेटर वाले को सेपरेट कर सकते। अगर न्यूमरेटर में 2 टर्म है तो ही सेपरेट कर सकते। कोई तो बोले ऐसा क्या? कई लोगों को तो पहली बार मालूम पड़ा। तो अब ऐसा है कि मैं इसको सेपरेट कर नहीं सकता। मगर हाँ, ये दोनों चीज़ अगर ऊपर आ गए होते तो सेपरेट कर लिया होता मैं। तो ऊपर लेकर आ जाओ। बोले कैसे? अरे पूरी इक्वेशन को पलट दो। तो बोले कैसे? K की जगह 1 अपॉन K QH माइनस QC अपॉन QC, है कि नहीं? अब एक काम करो, अब सेपरेट करके देखो। 1 अपॉन K इज इक्वल्स टू QH अपॉन QC माइनस 1, है कि नहीं? अच्छा ठीक है भाई मान लिए, इसको इधर लेकर आओ। तो QH अपॉन QC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K प्लस 1। सर यहाँ QC अपॉन QH है, बिल्कुल सही। तो इसको भी पलटना पड़ेगा। अभी आप पलट ही नहीं सकते इसको, पहले इनको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी पलट सकते आप ये। तो चलो पहले ज्वाइन कर लो। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 प्लस K अपॉन K। हाँ, अब इसको पलटी मार सकते आप। QC अपॉन QH इज इक्वल टू K अपॉन 1 प्लस K। ठीक है, डाल दो भाई वैल्यू। Therefore from 1 eta equals to 1 minus K अपॉन 1 प्लस K। करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस K माइनस K अपॉन 1 प्लस K। ठीक है, अब देखो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये K और क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखो ईटा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस K। तो भैया ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, है ना?
एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। एक और रिलेशन निकालना पड़ेगा, बोले वो कैसा, 1 + k को उधर लेके जाओ, हाँ जी लेके चले गए, ईटा को इधर ला लो, हाँ जी ला लिए। अब इस 1 को उधर लेके चले जाओ, k = 1/η -1। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k = 1 - η/η। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ईटा, ये है ईटा के टर्म्स में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये एफिशिएंसी के टर्म्स में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म्स में एफिशिएंसी। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपको, अल्फ़ाबेट बदल के भी दे सकता है, ए बी या फिर अल्फ़ा बीटा या फिर ईटा बीटा, कुछ ना कुछ भी डाल के दे सकता है, बस तरीका याद रखो। अब देखो आपको मैंने ये बदलने लगा है हीट इंजन, है ना। एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें कार्नोट इंजन था, बस कार्नोट इंजन में यह फ़र्क आता है कि उसके फॉर्मूले में क्यू की जगह हीट की जगह टेम्परेचर आता है, हीट की जगह टेम्परेचर आता है। तो जहाँ जहाँ आपको क्यू नज़र आ रहा, बस वहाँ कैपिटल टी आने वाला था। और तरीका सॉल्व करने का सेम, क्योंकि गूगल में तुम देखेंगे अगर तो ये कार्नोट इंजन के फॉर्म में है, तो आपको एक क्यू के फॉर्म में नहीं मिलेगा इसका आंसर, आपको टेम्परेचर के फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपन कुछ अलग ही कर डाले, है वो है ना, मगर कार्नोट इंजन में इसको टेम्परेचर के फॉर्म में बताया गया। ये इक्वेशन सारी की सारी कार्नोट इंजन में टेम्परेचर के फॉर्म में आ जाती है। आपको जब पढ़ेंगे तो आप खुद देख लेंगे, लिख लो। बता नोट्स। ठीक है, बाकी का अगले लेक्चर में, मीन्स मतलब नहीं केमिस्ट्री का, अगर आज केमिस्ट्री का नहीं तो उसमें तुमको नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाना है, फिर तुम चैन से बैठो, तुम मत रिएक्ट करा करो, तुम ज़रा तमीज़ में रहा करो। फिर मैं ले रहा, क्या है, सैटरडे तक पोर्शन कंप्लीट करना है ना, बात खत्म। चलो अभी आराम कर लो।